गाइस, टीएनसी नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ स्पेशल कम्युनिटी की स्पेशलाइज्ड अपडेटेड और लेटेस्ट क्लास यहाँ पे जारी है। और अब इस कड़ी में एक स्टेट के सीएचओ के एस्पिरेंट और जुड़ने वाले हैं, वो है यूपी सीएचओ। यूपी सीएचओ की भी वैकेंसी आ चुकी है, एस्पिरेंट है वो तैयार हो जाइए। और कम्युनिटी स्पेशल क्लासें अब यूपी सीएचओ, एमपी सीएचओ और राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लासें अब यहाँ से रन की जा रही है। आज ये हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले हमने बहुत सारी कम्युनिटी में चीजें पढ़ रखी हैं और उनमें से इंपॉर्टेंट चीजें हमने इम्यूनाइजेशन पढ़ लिया, वैक्सीन पढ़ लिया, बीएमडब्ल्यू पढ़ लिया, एनआईएस हमने पढ़ लिया, मिजल्स और रूबेला हमने पढ़ लिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में आखिरकार अंतर होता क्या है। यहाँ तक की जर्नी अपनी हो चुकी है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के 50 से 100 एग्जाम्पल हमने, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोल्व किए। अब तक की हमारी जर्नी जो है वो यहाँ तक की रही है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज वाला पोर्शन अपना चल रहा है बच्चों। जल्द ही हम 4 से 5 दिनों में इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। और उसके बाद में डेमोग्राफी और जितने भी चीजें, जितने भी डाटाज हैं वो एक्यूरेटली अपडेटेड और लेटेस्ट चीजें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आखिरकार चल क्या रही है, उन सब चीजों की डील करेंगे। सारे सवाल इधर से ही आनी है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। बस क्लास देखिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित है। इतना भरोसा अपने आप पे रखिए और जीत आपकी पक्की है। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपनी क्लास को देखेंगे बच्चों। और आज का जो अपना टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, मम्स और पर्टूसिस। आज हम डील करने वाले हैं इस क्लास में कि आखिरकार कम्युनिकेबल डिजीज में मम्स और पर्टूसिस से सीएचओ अगर आप बनेंगे तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या ये बीमारी अभी भी आपकी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है, और करती है तो एज ए सीएचओ आप कैसे इनको ट्रीट करेंगे। एज ए सीएचओ जब आप एस्पिरेंट, एज ए सीएचओ एस्पिरेंट आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके एग्जाम में क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि मम्स और पर्टूसिस के बारे में बता दीजिए कि ये जानकारी क्या आपको हासिल है। देखते हैं आज की क्लास में क्या आप कुछ नया सीख पाते हैं, कुछ अलग इंफॉर्मेशन क्या आपको मिल पाती है। शुरुआत करते हैं क्लास की। और सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों किसको, मम्स को देखेंगे। किसको देखेंगे, मम्स को। जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्लासें लगातार यहाँ पे आ रही हैं और जो बच्चे रेगुलर व्यूअर हैं अपने, उनको बताइए कि किस तरीके की स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस इन डेप्थ और कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई हम कर रहे हैं। बात करेंगे बच्चों मम्स के बारे में। और देखिए, कम्युनिटी पढ़ोगे, जितनी भी डिजीज पढ़ोगे, कम्युनिटी में हमने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में जब कुछ गड़बड़ होगी, वहां पे कुछ बदमाशी होगी, वहां पे डिसइक्विलिब्रियम होगा या बैलेंस उनका खराब होगा, तो उस जगह पे आपको कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी जिसको हम डिजीज का नाम देते हैं। और वो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है वो हर बीमारी में उसका एक फैक्टर जरूर रहेगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है वो आप सबको पता है, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, अगर इजी पेपर आता हो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। और अपनी क्लास देखने वालों का 100% गलत नहीं होगा, क्योंकि हम 10 बार से ज्यादा लगभग इसको लिख चुके हैं। क्योंकि हर डिजीज में हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड लिखते हैं और आगे आने वाले डिजीज में भी लिखेंगे। क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में गड़बड़ होगी तभी तो कोई बीमारी है वो अकर होगी, तभी तो उत्पन्न होगी। तो देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मम्स के लिए कैसे काम करेगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में बच्चों होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट, ये 3 जो कारक हैं वो आपके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के कारक हैं। और इन तीनों का बैलेंस जब बिगड़ेगा तब कोई न कोई बीमारी आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं मम्स में कि क्या आखिरकार कैसे ये मम्स के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो खराब हो जाता है, बैलेंस इनका बिगड़ जाता है। बात करते हैं सबसे पहले एजेंट की कि मम्स में एजेंट कौन सा रहेगा, मम्स में कौन सा एजेंट रहेगा। देखिए, अब तक हमने जो बात की, हमने बात की कि वायरल चीजें ज्यादा हो रही थी, वायरस की वजह से हो रही थी। वायरस हमने डीएनए और आरएनए वायरस, 2 टाइप के वायरस पढ़े थे। हमने आरएनए वायरस ज्यादा पढ़े थे, जहां आपने मीजल्स के इन सब चीजों के देखे थे। मम्स का आप बता सकते हैं क्या। तो मम्स जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है बच्चों। डीएनए वायरस नहीं होता है, आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। और कौन सा वायरस होता है बच्चों, ये आपका मिक्सो वायरस से होता है। क्या होता है, मिक्सो वायरस से होता है। एजेंट की बात ये है। अब हम अगर बात करें कि इसके सोर्स क्या है, तो सोर्स की बात करें तो देखिए, इस बीमारी के सोर्स क्या होते हैं बच्चों। सोर्स की अगर बात करेंगे तो सोर्स में एक तो खुद पर्सन होगा, एक तो खुद इन्फेक्टेड पर्सन होगा, इन्फेक्टेड
पर्सन होगा। दूसरा, इस बीमारी, ये जो बीमारी है मम्प्स जो है वो आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो करती है। यहाँ पे इसके सब क्लिनिकल केस प्रेजेंट होते हैं, सब क्लिनिकल केस प्रेजेंट होते हैं। तो सोर्स जो होंगे वो दो सोर्स होते हैं, खुद एक मैन होगा और एक सब क्लिनिकल केसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सोर्स की अगर बात की जाएगी तो इस तरीके से की जाएगी। अब ये जो वायरस है, जो अपन आरएनए वायरस जिसको पढ़ रहे हैं, मिक्सो वायरस की बात कर रहे हैं, ये मिक्सो वायरस आखिरकार स्प्रेड होता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, ये बीमारी कैसे एक बच्चे से, एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड के अंदर फैलती है, या एक पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट ये करती है, उसकी बात करते हैं। तो ये जो बच्चों ये है, ये जो बीमारी है वो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट है। और ड्रॉपलेट है तो मुझे बताइए कि क्या मैं लिखूं यहाँ पे, ये डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है, ये बच्चों डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट का मतलब। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है इसको बोलते हैं एयरबोर्न इन्फेक्शन, एयरबोर्न होता है। और एयरबोर्न जो होता है वो क्या होगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो होगा इसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। और ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट और एयरबोर्न में क्या रहेगा, ड्रॉपलेट का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो ड्रॉपलेट है इसकी साइज जो है वो 5 माइक्रोन से ज्यादा होगी इसकी। और इससे देखिए मेन क्राइटेरिया होगा, एक इसके बराबर का क्राइटेरिया एक और होगा कि इसका जो रेडियस होगा वो 1 मीटर क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू 1 मीटर। यानी इसका जो रेडियस होगा ड्रॉपलेट का, ये 1 मीटर के अंदर अंदर ये ड्रॉपलेट गिर जाता है। और इसका जो रेडियस जो होता है वो कितना होता है, मोर देन 1 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों, मोर देन 1 मीटर। तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात थी। अब अगर हम देखें बच्चों कम्युनिकेबिलिटी की बात करें कि कम्युनिकेबिलिटी कैसे होती है या ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे होती है, तो कम्युनिकेबिलिटी कैसे होगी बच्चों, ये देखिए ये हाईली कॉन्टाजियस है, हाईली कॉन्टाजियस है, हाईली कॉन्टाजियस है, हाईली कॉन्टाजियस है मम्प्स का जो वायरस है। और इसकी कम्युनिकेबिलिटी कैसे होती है, हमें कितने दिन तक बचाव करना है, आइसोलेशन जो है वो आखिरकार कितने दिन तक होता है। तो कम्युनिकेबिलिटी देखिए 4 to 5 days, 4 to 5 days before and 7 days after, 7 days after symptoms, symptom और साइन एंड सिम्टम। तो कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा पीरियड जिसे मम्प्स जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जाएगा। और वो कब जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार मुझे मम्प्स हो गया तो मैं जीवन भर फैलाता रहूंगा। इसका मतलब है कि हाईली कॉन्टाजियस पीरियड कौन सा होता है, इन्फेक्शियस पीरियड कौन सा होता है, कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबिलिटी का जो पीरियड है वो होता कौन सा, कि इस पीरियड में ये जो इतने दिन का गैप है, इतना जो पीरियड है इसके अंदर ये कम्युनिकेबल होगा, ट्रांसमिट होगा। तो वो कौन सा होगा, 4 to 5 days बिफोर एंड 7 days आप टिल, यहां पे अगर बात करूं तो टिल लिखूंगा, टिल 7 days आफ्टर साइन एंड सिम्टम, या यहां पे टिल 7 days आफ्टर डिजीज अकर, डिजीज अराइज, डिजीज अराइज। और डिजीज अराइज कब बोलते हैं, अब मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूं और उस इमेज को आप देखेंगे, क्या आप इस इमेज को अच्छे से देख पा रहे हैं, और अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं इस इमेज में, क्या आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस इमेज को देखेंगे आप बच्चों तो यहाँ पे एक आपको हेल्दी चाइल्ड दिख रहा है और दूसरा जो दिख रहा है वो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड सेलाइवरी ग्लैंड, यानी कि क्या दिख रहा है आपको, एक आपको दिख रहा है हेल्दी चिल्ड्रन दिख रहा है, हेल्दी चाइल्ड दिख रहा है, दूसरा जो दिख रहा है वो इन्फ्लाम दिख रहा है। और इन्फ्लाम कहां से दिख रहा है, आप इन दोनों की इमेज को देखेंगे अच्छे से, ये जो बच्चा है वो बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, ये भी क्यूट है, पर इसके और इसके अंदर क्या है बच्चों, ये क्लासिकल फीचर ऑफ मम्प्स होता है। और क्या होता है, यूनिलेटरल, मोस्ट ऑफ तो यूनिलेटरल होगा, यूनिलेटरल स्वेलिंग ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड। और पेरोटिड ग्लैंड है वो ही मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड कौन सी होती है, वो पेरोटिड ग्लैंड ही होगी, मोस्ट कॉमनली वाइडली वही होगी। बट इन सीवियर केसेस ये आपकी दूसरी सेलाइवरी ग्लैंड को भी अफेक्ट कर सकती है। बट सवाल अगर आए तो आपको पेरोटिड ग्लैंड ही लिखना है। तो देखिए क्लासिकल फीचर क्या होता है, इमेज मैंने क्यों दिखाई है, ये इसका आप देख रहे हैं। और यहां जब देखेंगे बच्चों तो आप यहाँ पे इस बच्चे की स्वेलिंग देख रहे होंगे, और ये जो स्वेलिंग दिख रही है आपको,
ये जो इतनी एक्स्ट्रा स्वेलिंग इस बेबी को दिख रही है, इतनी क्यूट सी बच्चे को, ये किस चीज की स्वेलिंग है? ये स्वेलिंग है आपकी किसी चीज पैरोटिड ग्लैंड की, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है। किस चीज की? पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, जो मम्स के अंदर देखने को मिलता है। मिजो वायरस जो अटैक करता है वो किसके ऊपर करता है? पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर आपका अटैक करेगा। तो ये जो चीज है वो मम्स की क्लासिकल फीचर जो है वो ये होगा। हमने बात की है एजेंट की कि एजेंट किस तरीके से करता है। हाँ, तो अब जो कम्युनिकेबिलिटी की बात कर रहे थे कि कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है, तो कम्युनिकेबिलिटी जो है इस मम्स की कैसे होगी बच्चों? जब ये स्वेलिंग आपको दिखेगी 4 to 5 days बिफोर स्वेलिंग, 4 to 5 days बिफोर पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, और इसको पेरोटाइटिस भी बोलते हैं। तो वो आपको पूछे कि पेरोटाइटिस कहाँ देखने मिलेगा, तो मम्स में देखने मिलेगा। पैरोटिड ग्लैंड का जो स्वेलिंग है वो भी मम्स के अंदर देखने मिलेगी। ये सारी चीजें कॉमन आपको देखने मिलेगी। तो कम्युनिकेबिलिटी या इन्फेक्टिविटी पीरियड 4 to 5 days बिफोर अकरेंस ऑफ स्वेलिंग, है ना, स्वेलिंग अकरेंस 4 से 5 दिन पहले, और आफ्टर या टिल 7 days ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज। हम डिजीज के अकरेंस को कब मानेंगे? जब इसमें क्या होता है? स्वेलिंग आपको देखने को मिलता है। तो ये इसकी बात थी। इसके बाद में बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड की दो तरीके से बात करेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा बच्चों, अगर आपको डेज भी पूछा जाए, डेज भाई सवाल है, एग्जाम है, बोर्ड है, कैसे भी पूछा जा सकता है सवाल। अगर आपको पूछा जाए डेज में, तो आपको एक्यूरेट डेज जो है वो 14 to 18 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको लिखना है। और अगर वीक की बात की जाए तो वीक में आपका काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 to 3 वीक होना चाहिए, पर 2 to 3 वीक नहीं होगा। यहाँ पे वीक में अगर आपको पूछा जाए तो कुछ भी आपको 100% यही करना है, 2 to 4 वीक, 2 to 4 वीक। अब आप बोलोगे सर ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है, मैच तो आप भी नहीं कर रहे हैं बहुत सारी जगह। आपको कोई बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा, तो आप क्यों उंगली कर रहे हैं इसको? तो इंक्यूबेशन पीरियड का जो है वो ये रहेगा। हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में हमने एजेंट की बात की है। अब हम बात करेंगे होस्ट की बात करेंगे। और होस्ट की क्या बात करेंगे बच्चों? होस्ट की बात हम करेंगे। होस्ट की हम क्या बात करेंगे? होस्ट जो इसमें कौन होता है? तो होस्ट इसमें होते हैं चिल्ड्रन अफेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? चाइल्ड होते हैं होस्ट इसके। और चाइल्ड में कौन से? अगर सवाल पूछा जाएगा एज ग्रुप आपको कौन सा देना, जो 5 to 9 ईयर वाला चाइल्ड ग्रुप आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब अगर सवाल पूछा जाए ना आपको कि मम्स जो है वो किसमें? चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। अब अगर आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, मैं आपको एक सवाल पूछूं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप वही तो बताएंगे, क्योंकि मम्स जो है वो मोस्टली जो ऑडियंस जो अफेक्टेड होती है, जो कम्युनिटी जो होस्ट जो होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड होते हैं 5 to 9 ईयर, इनको हम चाइल्ड बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, ऐसे में सवाल पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप उस कॉम्प्लिकेशन को बताएंगे कि जो चिल्ड्रन में हो रहा है, या आप उस कॉम्प्लिकेशन को बताएंगे जो एडोलसेंस में हो रहा है? तो जाहिर सी बात है आपको वही कॉम्प्लिकेशन बताना है जो चिल्ड्रन के अंदर हो रहा है, क्योंकि एक मेजोरिटी के रूप से ये चिल्ड्रन में ही होता है। तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो ही होगा, चाहे कुछ भी हो, कहीं पे कुछ भी लिखा हो। आपको क्या करना है? आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि भाई कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, उस वही तो होगा जो कॉमन एज ग्रुप में हो रहा है। तो कॉमन एज ग्रुप क्या आपकी? चिल्ड्रन है। और चिल्ड्रन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? चिल्ड्रन में आपको 5 to 9 ईयर और बोथ जेंडर इक्वली अफेक्टेड, बोथ जेंडर इक्वली अफेक्टेड, यानी कि ये भेदभाव नहीं करता है। बहुत अच्छा है, भेदभाव नहीं करता, लड़का है या लड़की है सबको ये मचकाता है। तो चाइल्ड रहते हैं 5 to 9 ईयर में एजेंट होस्ट की ये बात है। और इसके अलावा एक चीज है कि होस्ट में भी देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है लाइफ टाइम, क्या वैसा होता है? तो जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट क्लियर कि मम्स आपको वापस से नहीं हो सकता, रीकरेंस इसका हो सकता है। होस्ट की बात करें, अब देखिए अगर देखिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन चाइल्ड के अंदर जो होगा, चाइल्ड के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा वो कौन सा होगा आपका? वो होगा आपका, याद रखना हमेशा, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कौन सा होगा बच्चों? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ही करना है। ओरकाइटिस के आपके ऊपर नहीं जाना। ओरकाइटिस में क्यों? अगर आप कैसे पूछा जाए मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन,
तो आप ओरकाइटिस में जा सकते हैं, क्योंकि मेल के अंदर स्टेरिलिटी जो है वो ओरकाइटिस की वजह से ही होगा, मम्स के अंदर ही देखने को मिलता है। पर क्या आपको लगता है कि ये मोस्ट कॉमन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि मम्स जो है वो अफेक्ट तो इनको करता है 5 to 9 ईयर वालों को। तो ओरकाइटिस और ओरकाइटिस कब देखने को मिलता है? ओरकाइटिस इस एज ग्रुप में ओरकाइटिस नहीं देखने को मिलेगा। ओरकाइटिस नहीं, इस एज ग्रुप में आपको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने मिलेगा। और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कौन सा होता है बच्चों? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस वायरल मेनिंजाइटिस को बोलते हैं। सेप्टिक मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, जो मोस्ट कॉन्टाजियस टाइप का होता है, मोस्ट खतरनाक होता है। और उसमें भी, उस मेनिंजाइटिस में भी मोस्ट लीथल जो होता है वो आपका मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है, जो डेथ कोज करवाता है। मोस्ट कॉमन जो है वहां पे स्ट्रेप्टोकोकल आपको देखने को मिलता है। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब होगा ये वायरल मेनिंजाइटिस है। बच्चों के अंदर जो देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा वायरल ही देखने को मिलता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। कॉन्टाजियस मेनिंजाइटिस जो होता है या सेप्टिक मेनिंजाइटिस या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस छोटे बच्चों में देखने को मिलता नहीं है। तो मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर पूछा जाएगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करना, ऐसे सवाल पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन एडोलेसेंट एज ग्रुप, फिर आपको 110% ओरकाइटिस के ऊपर जाना है। और ओफ्राइटिस भी बोल सकते, फीमेल होगी तो ओफ्राइटिस होगी। तो स्टेरिलिटी किस चीज की वजह से होगी? वो किसकी वजह से होगी? आपकी ओरकाइटिस की वजह से होगी। ओरकाइटिस में आपको वहां पे पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी टेस्टिस की। तो होस्ट की बात ये थी। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट की। और इम्यूनिटी जो है वो लाइफ लॉन्ग, दिस इज नॉट डेफिनेटली क्लियर दैट मम्स प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है वो यहाँ से आपको मिलती है नहीं, जरूरी नहीं, कुछ केस में रिकरेंस आपको देखने को मिल सकता है। हमने एजेंट की बात की, होस्ट की बात की। इन्वायरमेंट की अगर बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट में कैसे होगा बच्चों? इन्वायरमेंट में कैसे फैलेगा? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसकी बात करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है बच्चों? इसका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन्वायरमेंट के हिसाब से सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो ज्यादा है वो मोस्टली विंटर सीजन में ही देखने को मिलती है। अब तक हम विंटर ही पढ़ते हैं, और ये भी कैसे होगा बच्चों? ये आपका विंटर सीजन में, विंटर और अर्ली स्प्रिंग, देखिए वो सारी वही चीजें, विंटर और अर्ली स्प्रिंग। अगर आप कम्युनिटी के लिए कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद रखना बहुत आसान है आपके लिए। कैसे याद आसान है? आसान इसलिए है क्योंकि देखिए आपको मोस्ट ऑफ चीजें तो कॉमन याद रखनी है, और 10 पॉइंट आपको याद नहीं चाहिए, मैक्सिमम 10 पॉइंट है ही नहीं। आपको एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट 3 पॉइंट फिक्स हो गए। आपको कम्युनिकेबिलिटी पीरियड का पता होना चाहिए, कब कम्युनिकेबिलिटी पीरियड करता है। आपको जो है वो क्लासिकल फीचर का पता होना चाहिए, कौन सा क्लासिकल फीचर है। कॉम्प्लिकेशन का आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन कौन सा है। और एक आपको रेस के बारे में देखना होता है, अगर रेस कहीं पे प्रेजेंट होते हैं तो रेस के बारे में आपको देखने को मिलता है। कम्युनिकेबल डिजीज को डील करना नॉट ए बिग डील, बहुत छोटी चीज है, बहुत ज्यादा आपको इश्यू नहीं आएगा। इश्यू आपको कहाँ आएंगे? इश्यू आपको आएंगे डेमोग्राफी जब आप पढ़ेंगे, आप डाटा जब पढ़ेंगे, मोर्टालिटी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स, वहां पे थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। डेमोग्राफिक साइकिल वगैरह में लेवल ऑफ प्रिवेंशन का भी एक अच्छा टॉपिक है, वहां पे थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। ये आपको सब याद करने वाली चीजें, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं जहां आपको कॉमन सेंस लगाना होता है, जैसे हमने कॉम्प्लिकेशन वाले भी किया। तो कॉम्प्लिकेशन वाले में इस तरीके से जहां कंफ्यूज होते हैं तो हम वहां से निकल सकते हैं। बात करते हैं इन्वायरमेंट की। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसके अलावा इन्वायरमेंट यानी आसपास की चीजों में हमें क्या करना है? तो डिक्रीज करना है। हाँ, क्या करना है? आइसोलेशन हमें लेना है, आइसोलेशन हमें करना है, और कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। क्या करना है? कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जब हम आएंगे पर्सन के या सब क्लिनिकल केस के, तो वहां पे हम कॉन्टाजियस वहां पे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाँ जी, हाँ जी, ओके ठीक। अब हम बात करेंगे क्लासिकल फीचर्स की या क्लिनिकल फीचर्स के आएंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे बच्चों, आप देखिए मम्स में अगर पूछा जाए सवाल यहां से पूछा जा सकता है, और ये जो है वो एमसीक्यू पॉइंट बनता है। क्या बनता है बच्चों? एमसीक्यू पॉइंट बनता है। फर्स्ट कंप्लेन ऑफ चाइल्ड क्या होगी? तो पहली कंप्लेन जो होगी, बच्चा सबसे पहली, देखिए बच्चा जो क्या करेगा, फर्स्ट कंप्लेन किस चीज की करेगी बच्चों? बच्चा जो है वो सबसे पहले फर्स्ट कंप्लेन किस चीज की करेगा? सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। और फर्स्ट कंप्लेन जो होगी वो किस चीज की होगी बच्चों? ईयर एक की होगी। क्या होगी? ईयर एक। बच्चे में जो है वो ईयर पेन प्रेजेंट होगा। और ये जो ईयर पेन है वो कैसा होगा बच्चों? मोस्टली जो आपको देखने को मिलता है ये यूनिलेटरल देखने को मिलता है, और कभी कभी ये जो आपको बायलेटरल भी देखने को मिल सकता है।
पेन की कोई खास चीज नहीं, पेन जो है आपका यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको यूनिलेटरल और बायलेटरल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली फर्स्ट कंप्लेन जो होगी वो किस चीज होगी, ईयर पेन की होगी। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको पेरोटाइटिस देखने को मिलेगा, पेरोटाइटिस देखने को मिलेगा। और पेरोटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी। और इस पेरोटिड ग्लैंड में भी क्या होगा बच्चों, नॉर्मल जो पेरोटिड ग्लैंड आपकी अफेक्टेड होगी, पेरोटिड ग्लैंड वाला एरिया जो है आपका अफेक्टेड होगा। और इन सीवियर केसेस क्या होगा बच्चों, इन सीवियर केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपका सब मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल एरिया जो है या रीजन जो है, ये भी आपको इन्फ्लाम्ड आपको देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये फीचर की बात थी कि इसमें फीचर कैसे होंगे, तो आपको जो है वो फीचर जो है वो 2 फीचर ही याद रखनी है मोस्टली। और वो कौन सी फीचर आपको याद रखनी है कि आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पेन आपको याद रखना है और इसके अलावा आपको पेरोटाइटिस आपको याद रखना है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की जब हम बात कर रहे थे तो कॉम्प्लिकेशन में आप क्या याद रखेंगे, कॉम्प्लिकेशन में आपको ये याद रखना है कि आप यहाँ पे आपको खूब सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। और दिक्कतों में हमने ये पढ़ा था कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, वैसे हमने कॉम्प्लिकेशन देख लिया, जहां से सवाल पूछा जाएगा वो कॉम्प्लिकेशन तो हमने देख लिया है कॉम्प्लिकेशन। और ये कॉम्प्लिकेशन कौन सा है बच्चों, देखिए कॉम्प्लिकेशन चिल्ड्रंस में कौन सा होगा, देखिए मोस्ट कॉमन जो होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ही करना है। कोई कुछ भी बोले, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ही करना है। और उसके बाद में मोस्ट कॉमन इन एडोलिसेंट तो ओरकाइटिस करना है अगर मेल है। अगर फीमेल है तो आपको क्या करना है, आपको ओफराइटिस करना है। ये आपके मेन कॉम्प्लिकेशन होंगे। और इसके अलावा आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या बच्चों, हेपेटाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, पेनक्रिएटाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, आपको प्रोस्टेटाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी लेट कॉम्प्लिकेशन है, ये यूजुअली प्रेजेंट होते नहीं है, ये डिसअपियर हो जाते हैं या अकर ही नहीं होते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है वो यही कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि और अब बात करें अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो नो स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है इसका। हम इसके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं। और प्रिवेंशन कैसे करते हैं बच्चों, प्रिवेंशन का हमारे पास में एक ही इलाज है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा, वैक्सीन हम देते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं क्या बच्चों मम्प्स की जो वैक्सीन है या फिर मम्प्स जो डिजीज है, क्या हम मिशन इंद्रधनुष के अंदर इसको कवर करते हैं, क्या हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डेफिनेटली मम्प्स को हम इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, बता दीजिए, लगाइए जरा दिमाग। अगर आपने NIS पढ़ा है या मिशन इंद्रधनुष, हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, जब मैं घर पे गया तब हमने वो पढ़ा था। तो अगर आपने पढ़ा तो बता दीजिए क्या हम इसको इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, क्या इस वैक्सीन को हम करते हैं, तो नहीं करते हैं। ये जो बीमारी है इतनी एक्सटेंसिव नहीं है। 2008 में जरूर इसका एक बार आउटब्रेक हुआ था। और वो आउटब्रेक किस चीज की वजह से हुआ था कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो थे उनको मम्प्स की जो है वो वैक्सीन मिली नहीं थी उस टाइम पे, और उसकी वजह से आउटब्रेक देखने को मिला था। पर ये जनरली जो है कॉमनली आपको देखने को मिलता नहीं है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से वैक्सीन जो है आपकी मिशन इंद्रधनुष के अंदर तो नहीं आती है, फिर भी हम इसको किस फॉर्म में देते हैं, इसकी 2 वैक्सीन हमें देनी होती है, 2 वैक्सीन देनी होती है, सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं। और कौन सी वैक्सीन में देते हैं बच्चों, इसको मिजल्स, मम्प्स और रूबेला, तीनों के कॉम्बिनेशन वाली वैक्सीन हम इसमें देते हैं। कि इन तीनों में वैक्सीन जो है हम 2 वैक्सीन लगाते हैं, 2 डोज इसकी देते हैं और तीनों के कॉम्बिनेशन के अंदर हम इसको देते हैं। तो वैक्सीन या प्रिवेंशन की जो बात थी वो प्रिवेंशन की बात, इस तरीके से आप प्रिवेंशन इसको करते हैं। तो प्रिवेंशन आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपके देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन जो है आप विशेष रूप से देते नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों नहीं देते, क्योंकि आप जो है इम्यूनोग्लोबुलिन कब देंगे, जब आपकी जो बीमारी जो है वो बहुत कॉन्टाजियस होती है या एक्सटेंसिव लेवल पे प्रेजेंट होती है। पर ये तो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती ही नहीं है। भाई मम्प्स जो है इसका कितना होता है, आउटब्रेक होता ही नहीं। अगर आउटब्रेक होता तो हम इसको मिशन इंद्रधनुष में यूज कर लेते, तो ऐसा होता नहीं है। तो वैक्सीन जो है वो हम 2 डोज लगाते हैं वैक्सीन की। और वो कब लगाते हैं बच्चों, अब मिजल्स के साथ में ही उसको लगा देते हैं। अब यहाँ पे 9 मंथ पे आप लगा सकते हैं पहला डोज, दूसरा जो है वो 16 to 24 के बीच में लगा सकते हैं। दोनों वैक्सीन के बीच में आपको
4 to 8 वीक का गैप रखना होता है। तो ये मम्प्स के बारे में बात थी। मम्प्स की जो स्वेलिंग है, मम्प्स की स्वेलिंग जो है, मम्प्स की जो स्वेलिंग है वो सबसाइड आपकी कब होगी? अगर आपको पूछा जाए कि सवाल पूछा जाए कि मम्प्स में पेशेंट को है वो पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो चुकी है, अब आपको क्या लगता है अगर आपको पेशेंट पूछे कि ये स्वेलिंग मेरी कब खत्म होगी, तो स्वेलिंग जो है वो सबसाइड होती है 1 to 2 वीक में। 1 to 2 वीक के अंदर ये जो इनकी स्वेलिंग है मम्प्स की, ये जो है वो खत्म होती है। तो ये जो अपन ने पढ़ा है वो मम्प्स के बारे में पढ़ा है कि मम्प्स आखिरकार क्या ये बहुत ज्यादा भयानक बीमारी है? तो भयानक बीमारी ये नहीं है। भयानक बीमारी में हमने पढ़ा था कि रूबेला जो है वो भयानक बीमारी था, मिजल्स जो था वो भी एक खतरनाक डिजीज थी। मम्प्स जो है इसका एक्सटेंशन जो है वो इतना है नहीं, और मम्प्स जो है वो बहुत ज्यादा डेथ कोजिंग बीमारी है नहीं। रूबेला और इनके अंदर आपको डेथ भी देखने को मिल सकती थी अगर सीवियर केसेस होते थे, पर मम्प्स के अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती। मम्प्स एक मीडियम टाइप की बीमारी है जिसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मम्प्स के बारे में सवाल थे, मम्प्स के बारे में थ्योरी थी कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो एक जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और टॉपिक कौन सा है? हम पढ़ने वाले हैं पर्टुसिस को। अब स्टार्ट करते हैं अपन पर्टुसिस को। और पर्टुसिस जो है एक खतरनाक बीमारी है। मम्प्स को जैसा हमने देखा कि मम्प्स में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिल रहे थे कि पेशेंट की वहां पे डेथ ही हो जाए, कि पेशेंट मर ही जाए। मम्प्स को इजीली है ट्रीट करना। पर्टुसिस जो है वो ज्यादा लंबा चलने वाली चीज है, सीवियर चीज है, और ये जो बीमारी है वो काफी क्रोनिक कंडीशन तक चलती है। तो पर्टुसिस क्या करेंगे बच्चों? पर्टुसिस में देखिए, पर्टुसिस में क्या होगा? पर्टुसिस के बारे में अगर पूरी गहनता से अध्ययन करें तो देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज हो रही थी अभी तक जो हमने पढ़ा, चाहे वो हमने मिजल्स पढ़ा है, रूबेला पढ़ा है, चिकन पॉक्स पढ़ा है, अपन ने स्मॉल पॉक्स पढ़ा है, चाहे अपन ने जो है अपना मम्प्स के बारे में पढ़ा है, जितने भी टाइप की डिजीज पढ़ी है कम्युनिकेबल डिजीज, वो सारी वायरस की वजह से, मोस्ट ऑफ वायरस की वजह से हो रही थी। जो पॉजिटिव एजेंट था जो मैन, वो वायरस था। अब जो पर्टुसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पर्टुसिस को क्या बोलते हैं बच्चों? पर्टुसिस का दूसरा नाम क्या है? देखिए, इसको ओरिजिनल नेम जो है इसका क्या है बच्चों? वूपिंग कफ है। क्या है? वूपिंग कफ, या फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 100 डे डिजीज या 100 डे कफ बोलते हैं। अब ये जो बीमारी है वूपिंग कफ जब बच्चों में हो जाती है, देखिए वूपिंग कफ होती है पहले, और वूपिंग कफ जो है वो बच्चों में अगर हो जाती है तो उस वूपिंग कफ को क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं पर्टुसिस बोलते हैं। यानी एज का फर्क है, एक ही चीज है। अगर वो नियोनेट्स में या चिल्ड्रंस में हो रही है तो हम उसको पर्टुसिस बोलते हैं, और वही चीज अगर बच्चों में अडल्ट्स में हो रही है तो उसको वूपिंग कफ के नाम से अपन जाना जाते हैं। तो अब देखिए वूपिंग कफ के बारे में देखेंगे तो वूपिंग कफ में होगा क्या बच्चों? देखिए, जितने भी डिजीज हमने पढ़ी अब तक सारे के बारे में हमने ये पढ़ा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में डिसइक्विलिब्रियम होगा तो ये चीजें होंगी, और सारी की सारी चीजें वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो की वो चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इसमें भी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है वो डिसइक्विलिब्रियम इसमें आएगा। उसके जितने भी फैक्टर है, उसके जितने भी एजेंट है, एपिडेमियोलॉजिकल एजेंट है या फैक्टर है, सारे किसी न किसी का डिसबैलेंस होगा। और वो एजेंट कौन से होते हैं? वो कौन सी मम्प्स में भी हमने देखा वो एजेंट कौन से होंगे बच्चों? वो एजेंट आपके एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट होगा। मुझे लग रहा है आप ये नाम पढ़ के, ये पूरा ट्रायड पढ़ के पक चुके होंगे, पर 100% मान के चलिए, यकीन मानिए मेरी इस बात का कि एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। तो एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट में क्या दिक्कत आएगी जिससे पर्टुसिस आपको देखने को मिलेगा, और कैसे देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात करते हैं एजेंट की। अब तक हमने वायरल एजेंट देखे थे। पर्टुसिस के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सा एजेंट होता है? वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा? पर्टुसिस जो होगा बच्चों, पर्टुसिस जो होगा वो किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलेगा। और बैक्टीरिया भी कौन सा? बेसिलाई की वजह से देखने को मिलेगा। और ये कौन सा होता है बच्चों? ग्राम नेगेटिव और ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होगा। ये एरोबिक बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होगा, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? बोर्डेटेला पर्टुसिस। नाम क्या होगा? बोर्डेटेला पर्टुसिस। ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? पर्टुसिस या वूपिंग कफ, इसकी वजह से देखने को मिलता है। और 100 डे कफ इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है वो जरूरी नहीं कि पक्का या पुख्ता 100 दिन तक ये चलेगा।
कि 99वां दिन है तो हम बोल देंगे कल मेरी बीमारी का जो आखिरी दिन है तो पार्टी दे रहा हूं, ऐसा नहीं, पर लगभग लंबा चलता है। इसका 100 दिन के आसपास का कोर्स होता है, इस वजह से इसको 100 डे डिजीज या 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है। एजेंट कैसा होता है बच्चों? बैक्टीरियल इसका एजेंट है, और ये जो एजेंट है इसका सोर्स क्या होगा बच्चों? सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो सोर्स कैसा होगा इसका? सोर्स इसका ये होता है बच्चों कि ये जो बीमारी है इसका सोर्स कैसा रहेगा आपका, कि ये जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से पर्सन टू पर्सन इसका क्या होता है, पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसमिशन होगा। और ये जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, नो सब क्लिनिकल केस, कोई भी सब क्लिनिकल केस इस बीमारी का आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि सिर्फ डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होगा और न कोई सब क्लिनिकल केस है, नो कैरियर, कोई इसका कैरियर नहीं है कि इसका पर्टुसिस का कैरियर क्या है, क्या इसका कोई फोमाइट से होता है, ये क्या इसका एनिमल रिजर्वायर है, कोई रिजर्वायर नहीं होता, नो एनी रिजर्वायर, नो कैरियर, नो रिजर्वायर और नो सब क्लिनिकल केस, डायरेक्ट पेशेंट के कॉन्टेक्ट से ये चीज आपको देखने को मिलती है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा पर्टुसिस का, और देखिए इसको वूफिंग कप बोलते क्यों है? वूफिंग कप इसको इसलिए बोलते हैं बच्चों कि इसके अंदर पेशेंट में सीवियर कफिंग की जब कंडीशन होती है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से किसी वूफ साउंड निकलती है, वहां से वूफ साउंड निकलती है, और इस इंस्पिरेटरी आवाज की वजह से, इस इंस्पिरेटरी साउंड की वजह से, लंग साउंड आपने पढ़ा होगा कि ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड्स होते हैं वो नॉर्मल साउंड होते हैं। उसके अलावा जितने डिजीज के जो आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो बीजिंग देख रहे हैं या क्रेकल देख रहे हैं, किसी भी टाइप की चीज देख रहे हैं, किसी भी टाइप का साउंड देख रहे हैं, वो पैथोलॉजिकल होते हैं। वैसे ही पर्टुसिस के अंदर क्या होगा, उस कफिंग की वजह से क्या होगा, आपके अंदर वूप साउंड देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको वूपिंग साउंड या वूपिंग डिजीज इसको बोला जाता है। हम बात करें थे इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बच्चों, इसका उतना ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है जितना मिजल्स का होता है। तो याद कीजिए जरा, लगाइए अपना दिमाग कि मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना था। तो मैं लिखूंगा मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो था वो 7 to 14 डेज था, और ये जो 7 to 14 डेज मैंने यहां लिखा है, ये इंक्यूबेशन पीरियड पर्टुसिस का आपके अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब देखेंगे कि ये जो पर्टुसिस जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। ये जो डिजीज है ये इसकी स्टेजेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। मोस्टली 3 स्टेज के अंदर ये डिजीज जो है अपनी कंप्लीट होती है। और स्टेजेस क्या होंगे, पर्टुसिस के स्टेजेस क्या होते हैं बच्चों, पर्टुसिस के स्टेज क्या होंगे, स्टेज क्या होंगे। तो देखिए हम बात करेंगे सवाल कहां से आएगा, अगर पर्टुसिस से सवाल पूछा जाएगा तो इसकी 3 स्टेज होती हैं, और इन स्टेज से सवाल पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन स्टेज कौन सी है, मोस्ट डेंजरस स्टेज कौन सी है, कि सबसे ज्यादा डेंजरस है, यानी कि फेटल स्टेज कौन सी है जिसमें डेथ सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा रिकवरी स्टेज कौन सी है कि उसमें पेशेंट जो रिकवर हो जाता है, और मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है। 3 स्टेज का नाम लिखूंगा, अगर आप पहचान कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना मुझे तो बताना ही है। 3 स्टेज बता देता हूं बच्चों। पहली जो स्टेज होगी इसकी बच्चों, पहली जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, केटेरल स्टेज होती है, केटेरल स्टेज है। दूसरी जो स्टेज होगी बच्चों इसकी कौन सी होगी स्टेज, इसकी पैरोक्सिस्मल स्टेज होगी। और तीसरा जो स्टेज होता है इसका वो कौन सी होगी बच्चों, इसकी कौन सी थी, कन्वल्सेंट स्टेज, कन्वल्सेंट स्टेज, या इसको रिकवरी स्टेज बोलते हैं, रिकवरी स्टेज बोलते हैं। अब इन स्टेज के बारे में सबसे पहले तो देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्या याद रहना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि इनमें से देखिए, एक बार पहले कन्वल्सेंट स्टेज को मैं हटा देता हूं बच्चों। ओके, 2 स्टेज के बारे में एक बार पढ़ लीजिए। कैटेरल स्टेज में क्या होता है, अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि पर्टुसिस के पेशेंट में मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है, तो मोस्ट इन्फेक्शियस यानी इस पीरियड के अंदर, इस स्टेज में जब कम्युनिकेबिलिटी, इस स्टेज में जब पर्टुसिस होगा तो इसकी कम्युनिकेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इन्फेक्शियस मैक्सिमम होता है, इस कैटेरल स्टेज से ट्रांसमिट होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो मोस्ट इन्फेक्शियस क्या होती है, मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज होती है, मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज लगभग 10 दिन की ये स्टेज होती है, कितने 10 डेज की ये स्टेज होती है। और इस स्टेज में देखो क्या देखने को मिलेगा, कैटेरल स्टेज लिखता हूं, कैटेरल स्टेज। इस स्टेज में सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि 10 डेज के लिए, 10 डेज के लिए होगी, या फिर देखिए कहीं 1 to 2 वीक भी आपको देखने को मिल सकता है।
कैटेरल स्टेज होगी। अब इस कैटेरल स्टेज में क्या देखने मिलेगा आपको, सबसे पहले होता है कि मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज, मोस्ट इन्फेक्शियस, कि अगर पेशेंट में ट्रांसमिट होगा किसी दूसरे में तो कौन सी स्टेज में होता है, कैटेरल स्टेज के अंदर मोस्ट इन्फेक्शियस होता है। दूसरी जो चीज इसमें क्या होगी बच्चों, इनिशियल फीचर जो होंगे पर्टूसिस के वो कैटेरल स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेंगे, फीवर देखने को मिलेगा बच्चों, कफ आपको देखने को मिलेगा बच्चों, कोराइजा आपको देखने को मिलेगा बच्चों, इसके अलावा आपको जो मलाइज आपको देखने को मिलेगा बच्चों। स्टार्टिंग के जो फीचर होंगे, स्टार्टिंग के जो फीचर है वो किस में देखने को मिलते हैं आपको, कैटेरल स्टेज के अंदर आपको स्टार्टिंग के फीचर देखने को मिलेंगे। और ये जो कैटेरल स्टेज है ये शुरुआती स्टेज है, यहां तक जो बीमारी है वो आपकी फेटल नहीं है, यहां पे जो फेटल नहीं है, यहां तक आप ट्रीट करना चाहें इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अब ज्यादा इन्फेक्शियस आप ज्यादा जो डेंजर स्टेज होगी वो किस तरीके से बढ़ती है वो देखेंगे। 2 नंबर की जो स्टेज होगी ये पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज जो होगी आपकी बच्चों वो कौन सी होगी, वो पैरोक्सिज्मल स्टेज होगी। और ये जो पैरोक्सिज्मल स्टेज है इसके बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना कि मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ स्टेज या मोस्ट डेंजरस स्टेज, मोस्ट डेंजरस या फिर क्या बोल सकता हूं, लीथल बोल सकता हूं, या इसको क्या बोल सकता हूं, फेटल बोल सकता हूं। सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज जो है वो यही होती है। और इस स्टेज में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ कफ एंड फ्रीक्वेंसी, कफ की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों ही इस स्टेज के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, देखिए याद रखिए, अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सी स्टेज के अंदर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है कफिंग की वो इंक्रीज होती है या सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम भी मैं यहां लिख सकता हूं। मैक्सिमम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होगी इस स्टेज के अंदर, और ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पे आपको कॉम्प्लिकेशन जो है वो इस पैरोक्सिज्मल स्टेज के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आपको सब कंजक्टाइवल हेमरेज आपको देखने को मिल सकता है, हेमरेज आपको देखने को मिल सकता है। यहां पे देखिए बच्चों रिब फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है, रिब फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है, लंग कोलैप्स आपको देखने को मिल सकता है, आपको एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है, एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है, आपको हर्निया देखने को मिल सकता है, हर्निया देखने को मिल सकता है। कौन सा मोस्ट कॉमनली इसके अंदर पर्टूसिस में मोस्ट कॉमनली हर्निया कौन सा होगा आपका, इंग्विनल हर्निया आपको देखने को मिल सकता है। ये स्टेज है वो सबसे ज्यादा डेंजर स्टेज होती है, इसके अंदर आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए अब आगे क्या होगा, अब तीसरे नंबर की स्टेज होगी वो कौन सी होगी, वो कौन सी होगी बच्चों, कन्वल्सेंट। ये कन्वर्जन वाली स्टेज नहीं है, कन्वल्सेंट स्टेज है, या इसको क्या बोल सकते हैं, रिकवरी स्टेज बोल सकते हैं। क्या है बच्चों, कन्वल्सेंट या रिकवरी स्टेज है। और इस स्टेज के अंदर क्या होगा बच्चों, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बोथ डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों में डिक्रीज हो जाती है। और दोनों डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, इसमें रिकवरी स्टार्ट हो जाती है यहां से। तो ये जो है वो लीथल नहीं है, डेंजरस नहीं है। अगर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, वो पैरोक्सिज्मल में सर्वाइव कर गया तो उसके बाद में जो पेशेंट जो होगा वो रिकवरी स्टेज में आता है, जहां से वो रिकवर कर जाता है। और इसके अंदर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों डिक्रीज हो जाती है और रिकवरी इसके अंदर स्टार्ट होती है। क्या होती है, रिकवरी इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। देखिए इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा बच्चों, मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस, दोनों चीज ही होगी। और ये जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा ये कौन सा आपका, ये मेरे को ब्रोंको न्यूमोनिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्रोंको न्यूमोनिया मुझे देखने को मिलेगा। बच्चों मुझे एटेलेक्सिस देखने को मिल सकता है, एटेलेक्सिस मेरे को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुझे क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, रिब फ्रैक्चर जो मैंने बताया था, रिब फ्रैक्चर मुझे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये चीजें मुझे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये जो रेस्पिरेटरी जो चीजें दिख रही थी इनकी वजह से क्या होती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है,
ये अगर चीजें होंगी तो क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ पे डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो 3 स्टेज जो थी, इन 3 स्टेज का जो गेम था वो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलती हैं कि आपकी कैटेरल स्टेज में क्या होगा, पैरोक्सिस्मल स्टेज के अंदर क्या होगा, और रिकवरी स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, और दूसरी चीज क्या थी बच्चों, दूसरी चीज क्या थी, ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, ये लगभग 2 से 4 वीक के लिए ये स्टेज होती है, 2 से 4 वीक के लिए स्टेज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको पैरोक्सिस्मल स्टेज जो थी वो लगभग आपको 4 से 6 वीक तक ये स्टेज चलती है। तो मोस्ट डेंजरस जो स्टेज होगी वो यही होगी। और आपकी आपकी जो कैटरल जो स्टेज होगी वो स्टार्टिंग 10 दिन तक चलती है, या वीक में माने तो 1 to 2 वीक आपके देखने को मिलेगी। अगर चाहे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैटरल स्टेज कहाँ की अपनी, ये कैटरल स्टेज थी, 10 डेज हो सकता है, या फिर वीक में अगर पूछे तो 1 to 2 वीक आपको ये देखने को मिलेगी। ये जो चीज थी वो किस चीज थी कि पर्टुसिस के अंदर स्टेजेस क्या होगी। अब देखिए, अगर आपको देखने मिलेगा डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस में बेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, बेस्ट जो होगा वो तो क्या होगा बच्चों, आपका पीसीआर होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं बच्चों, हम बच्चों करते हैं थ्रोट स्वाब ले सकते हैं, थ्रोट स्वाब लेते हैं, सैंपलिंग लेते हैं बच्चों। हम बच्चों यूरिन को ले सकते हैं, और यहाँ पे आप सीएसएफ को ले सकते हैं। इन चीज से आप क्या देखेंगे, सीमन ले सकते हैं, सीएसएफ ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं, और थ्रोट का स्वाब ले सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि डिजीज जो है आपकी प्रेजेंट है या डिजीज आपकी प्रेजेंट नहीं है। तो अब अगर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आपको करने होते हैं तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, ये 2 टाइप की डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको करने होते हैं। तो ये पर्टुसिस में तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आपको ये देखने को मिलते हैं, या ये डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको करने हैं। ये हमने बात की थी किसकी, जब हमने एजेंट की बात की, और स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। इसके बाद में बच्चों हम क्या किस चीज की बात करेंगे, एजेंट की बात की। अब हम बात करेंगे होस्ट की, कि इसके अंदर होस्ट जो है वो आपका कौन सा होना। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल देख रहे थे तो हमने एजेंट की बात की, एजेंट है वो कौन सी स्टेज से होके गुजरेगा वो हमने बात की। अब हम बात करेंगे एजेंट के बाद में, अब होस्ट की बात करेंगे, होस्ट की। और होस्ट में जो होगा, तो होस्ट में देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जितने भी टाइप की डिजीज जो हमने अब तक पढ़ी है उनमें हमने क्या देखा कि जेंडर जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था जेंडर के अंदर। पर यहां पे होस्ट में क्या होगा बच्चों, फीमेल आर मोर अफेक्टेड देन मेल। फीमेल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होती है, और मोर्टालिटी जो है मोर अफेक्टेड देन मेल। मोर्टेलिटी इज आल्सो हाई, मोर्टालिटी जो है वो भी हाई है, इंक्रीज है मोर्टालिटी किसमें, फीमेल्स के अंदर। जेंडर की बात, ये जेंडर में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और एज की अगर बात करें तो लेस देन, एज में बच्चों क्या आएगा, लेस देन 6 ईयर। लेस देन 6 ईयर का जो एज ग्रुप है उनके अंदर आपको पर्टुसिस देखने को मिलेगा। और अगर आपको बोले कि मोस्ट हाईएस्ट मोर्टालिटी इन विच एज ग्रुप, तो लेस देन 6 मंथ जो होगा, लेस देन 6 मंथ के जो बच्चे होंगे जिनके अंदर अगर पर्टुसिस डेवलप होगा, तो ये कौन सा है बच्चों, मोस्ट या हाईएस्ट मोर्टालिटी, सॉरी मैं यहां पे ये लिखूंगा, इसका क्या होगा, हाईएस्ट मोर्टालिटी आपको किसके अंदर देखने मिलेगी, लेस देन 6 मंथ वाले बच्चों के अंदर हाईएस्ट मोर्टालिटी आपको देखने को मिलेगी। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड की बात कर रहे थे, कम्युनिकेबिलिटी, और कम्युनिकेबिलिटी जो होगी बच्चों वो कैसे होगी, यानी कब ट्रांसमिट होगा। तो हमने एक चीज तो देखी कि मोस्ट इन्फेक्शियस जो देखा था हमने, तो कैटरल को देखा था वो मोस्ट इन्फेक्शियस था, मोस्ट डेंजरस जो था वो पैरोक्सिस्मल था। रिकवरी जिसके अंदर हो रही थी वो आपका रिकवरी फेज थी या कन्वल्सेंट फेज थी, तो मोस्ट इन्फेक्शियस कैटरल थी। और इसके अंदर कम्युनिकेबिलिटी पीरियड क्या होगा, तो 7 डेज आफ्टर एक्सपोजर, 7 डेज आफ्टर एक्सपोजर, कि जैसे ही हमें पता चला
कि बीमारी हो गई है, एक्सपोज हो चुका है या डायग्नोसिस वो कंफर्म हो चुका है, उसके बाद में हमें क्या देखने मिलता है कि 7 डेज के बाद में क्या होता है, जैसे ही एक्सपोज हुआ अब 7 दिन के बाद में वो हाईएस्ट इंफेक्शियस रहेगा और उसके बाद में कब तक रहेगा, 7 डेज आफ्टर एक्सपोजर टिल 2 to 3 वीक, टिल 2 to 3 वीक आफ्टर, टिल 2 to 3 वीक आफ्टर पैरोक्सिस्मल स्टेज, पैरोक्सिस्मल। तो कम्युनिकेशन या इंक्यूबेशन कम्युनिकेबिलिटी पीरियड जो है वो पर्टूसिस का खूब ज्यादा होता है, हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है। हमने एजेंट की बात की थी, हमने होस्ट की बात की कि होस्ट में आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि एज ग्रुप जो वो 6 साल से छोटा वाला जो एज ग्रुप है उसके अंदर आपको हाईएस्ट जो पर्टूसिस की जो केस है वो देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मोर्टालिटी कहां देखने को मिलेगी, लेस देन 6 मंथ वाले बच्चों में। और जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात की थी कि फीमेल जेंडर जो है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पर्टूसिस के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं, हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करी कि हम जो टेस्ट करेंगे वो थ्रोट स्वाब लेते हैं, हमने यूरिन का जो हमें सैंपलिंग करनी है, हमने बात की स्टेजेस की कि 3 स्टेज के अंदर होगा। पहले जो स्टेज है वो आपकी कब तक चलेगी, आपकी 10 दिन के लिए जो स्टेज होती है वो मोस्ट इन्फेक्शियस होती है, मोस्ट डेंजरस पैरोक्सिस्मल स्टेज है जो 2 से 4 या 4 से 6 वीक के आसपास चलती है। और इसके अलावा आपकी रिकवरी फेज अपने देखी थी। तो इन स्टेज को देखा हमने, डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखा हमने, एजेंट को देखा कि कौन सा एजेंट है, तो एजेंट जो बैक्टीरियल एजेंट है, और होस्ट हमने देखा कि कौन से एज ग्रुप के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए एक चीज तगड़ी वाली बताता हूं, अब तक जितने भी हमने देखी, चाहे हमने मिजल्स देखा, मम्प्स देखा, सबके अंदर क्या था कि आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी लगभग मिल रही थी, मम्प्स में भी मिल रही थी, हालांकि केस रिकवर हो सकते हैं, पर ओवरऑल जितनी भी टाइप की हमने डिजीज देखी उनमें इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही थी आफ्टर एक्सपोजर के वो लाइफ लॉन्ग हो रही थी। अब पर्टूसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पर्टूसिस में क्या बच्चों, पर्टूसिस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल को स्टार मार्क लगा लीजिए, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। और एमसीक्यू क्या बन सकता है, नाइदर नेचुरल इन्फेक्शन नाइदर नेचुरल इन्फेक्शन नॉर वैक्सीन कैन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, न तो इसका नेचुरल इन्फेक्शन अगर हुआ या नेचुरल तरीके से अगर डिजीज हुई तो न तो नेचुरल तरीके वाले डिजीज इसको बचा सकती है, न ही इस पेशेंट के अंदर अगर वैक्सीन लगा दी तो अगर रीअकरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। पर्टूसिस के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, अगर नेचुरल हिस्ट्री है या वैक्सीन दी है, कुछ भी क्या वो रीअकरेंस इसका हो सकता है। ये बात हमने की। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की बात हम करेंगे। तो ट्रीटमेंट की हम बात क्या करेंगे बच्चों, ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी और वो किसके लिए बच्चों, मोर देन 1 मंथ, और ज्यादा जो केस होंगे वो मोर देन 1 मंथ के, मोर देन 1 मंथ एंड एडल्ट्स, यानी 1 मंथ के बाद में जितने भी जो एज ग्रुप होगा उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी वो कौन सी होगी, एरिथ्रोमाइसिन। और आपको अगर जनरल स्टेटमेंट का सवाल पूछे ना कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पर्टूसिस, तो आपको एरिथ्रोमाइसिन करें। डोज कितना होगा बच्चों, 25 to 50 mg डोज होगा, और पर केजी का ये डोज है इन 4 डिवाइडेड डोज, यानी ये जो दवाई देनी है इसको कैसे दिन में QID ये दवाई दी जाएगी, यानी 4 टाइम्स इन ए डे आपको दवाई देनी है। अगर लेस देन 1 मंथ वाले बच्चे हुए, नियोनेट्स हुए, उनमें ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो कौन सी होगी, एजिथ्रोमाइसिन होगी। क्या होगी, एजिथ्रोमाइसिन होगी। और ये जो एजिथ्रोमाइसिन है इसकी डोज कितनी, वही 4 डोज के अंदर देना है, और इसके अमाउंट जो होगी वो कितनी होगी, 25 से 50 mg पर केजी मुझे दे देना है लड्डू से लड्डू गोपाल को। तो ये उसका डोज होने वाला है कि ट्रीटमेंट जो मुझे पर्टूसिस का करना कैसे है। बहुत डेंजर बीमारी है, पर्टूसिस से जान जा सकती है। अगर सीवियर कंडीशन हुई तो ब्रोंकोस्पाज्म आपको देखने को मिल रहा है, ब्रोंकाइटिस आपको देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आपको लंग में जो रिब्स है उनका फ्रैक्चर आपको देखने को मिल रहा है, आपको एपिस्टेक्सिस देखने को मिल रहा है, एमिकमेसिस आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, इंग्वाइनल हर्निया आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है और डेथ इसके अंदर पेशेंट की हो सकती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ये होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। प्रिवेंशन के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि पर्टुसिस का प्रिवेंशन मैं कैसे करता हूं। क्या पर्टुसिस जो बीमारी है वो मिशन इंद्रधनुष के अंदर आती है, या पर्टुसिस क्या ऐसी बीमारी है जिसके लिए हम जो है वो वैक्सीन जो है वो रेडी रखते हैं, वैक्सीन जो है वो रेडी रखते हैं मिशन इंद्रधनुष में या नेशनल इमरजेंसी शेड्यूल में। तो मैं बोलूंगा हाँ, पर ये जो वैक्सीन है उसको हम देते कैसे बच्चों। देखिए एक इमेज मेरे पास में है, स्पेशली आपके लिए एक टेबल बनाई है, और उस टेबल में क्या बनाया गया है, उस टेबल में क्या बनाया गया है बच्चों, ये इमेज आप देखेंगे और है इमेज है प्रिवेंशन की, कि प्रिवेंशन जो है वो मुझे कैसे करना है। मुझे लग रहा है कुछ लाइट का इफेक्ट आपके सामने आ रहा है, इसलिए ये इमेज आपको क्लियर नहीं दिख पा रही है, पर कोई बात नहीं, हम बात जो करेंगे वो ऐसे ही करेंगे। हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे वैक्सीन की, कि वैक्सीन जो है वो मुझे कौन सी देनी है। तो बच्चों मुझे देखिए जाहिर सी बात है कि पहले जो मैं वैक्सीन देता था वो मैं वैक्सीन देता था इसको डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस की वैक्सीन मुझे देना है। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि डीपीटी की वैक्सीन में सबसे कमजोर जो कंपोनेंट है, वीकेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, तो पर्टुसिस जो है ये क्या है, सबसे वीकेस्ट कंपोनेंट है, वीकेस्ट कंपोनेंट है। अब देखिए मुझे क्या करना होता है, मुझे अगर डीपीटी के लिए, अगर पर्टुसिस के लिए मुझे प्रोटेक्शन देना है तो मुझे क्या करना होता है। पुराने टाइम पे मैं डीपीटी की वैक्सीन देता था बच्चों, पर अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे ये काम करना होता है कि डीपीटी मुझे देने के लिए मैं एक वैक्सीन देता हूं जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। क्या देखते हैं, पेंटावेलेंट के रूप में मैं इसको देता हूं। और ये जो पेंटावेलेंट है इसकी कितनी डोज में देता हूं, इसकी डोज में 3 देता हूं, क्योंकि मेरे मिशन इंद्रधनुष या नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ा कि मुझे डीपीटी, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के लिए प्रोटेक्शन देना है तो पेंटावेलेंट का इंजेक्शन लगाना है। पेंटावेलेंट का इंजेक्शन लगाने के लिए 3 डोज देते हैं। कब कब देते हैं, 6 वीक पे मुझे एक डोज देनी है, दूसरी डोज मुझे 10 वीक पे देनी है, तीसरी डोज जो है मुझे 14 वीक के ऊपर देनी है। ये 3 टाइप की डोज मुझे देनी है अगर मुझे पर्टुसिस से बचाना है। तो पर्टुसिस से बचाना है 3 डोज मुझे देनी है, और ये डोज का टाइम क्या होगा, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक के ऊपर मुझे ये डोज देनी है। और इस डोज की अमाउंट क्या देनी है वो आप देखेंगे। इस डोज की अमाउंट जो मैं देता हूं बच्चों 0.5 ml देता हूं। किस रूट से देता हूं, इंट्रामस्कुलर रूट से देता हूं, और किस साइट पे देता हूं, तो किस साइट पे देता हूं। देखिए डीपीटी जो है वो टी सीरीज वैक्सीन के अंदर आती है। जब हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा तो टी सीरीज वैक्सीन का भी मैंने बताया, जितनी भी टाइप की टी वैक्सीन है, टी वर्ड जिनमें आ रहा है, जिसमें अल्फाबेट टी आ रहा है, वो सारी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती हैं। तो इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती हैं, और इसका जो साइट क्या होगी, तो साइट जो होगी बच्चों वो साइट मुझे क्या देनी है, इसको मुझे देनी है, मुझे एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई, किसके ऊपर, लेफ्ट थाई के ऊपर मुझे देना है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट पे। तो हमने बात की डोज क्या देनी है और क्या देना, कितना देना। अब मुझे एक चीज बताइए कि पेंटावेलेंट की वैक्सीन जो है वो मैं आगे तो दे नहीं सकता। अगर मुझे डिलेड इम्यूनाइजेशन करना हो तो डिलेड इम्यूनाइजेशन की कंडीशन में मैं क्या करूंगा बच्चों, डिलेड इम्यूनाइजेशन मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, डीपीटी की ही वैक्सीन दूंगा। और ये डीपीटी की वैक्सीन जो है मुझे कितनी देनी है, 2 वैक्सीन मुझे डीपीटी की देनी है। पहला जो डीपीटी फर्स्ट में जो दूंगा, डीपीटी फर्स्ट जो दूंगा वो मैं कब दूंगा, 16 to 24 मंथ के ऊपर मैं पहला दूंगा। दूसरा जो डोज दूंगा मैं 4 to 5 ईयर पे दूसरा डोज मैं दूंगा डीपीटी का। अब अगर मुझे इसे पूछे कि हाईएस्ट टाइम कितना है जहां तुम पर्टुसिस को बचाने के लिए डीपीटी दे सकते हो, तो वो पर्टुसिस से बचाने के लिए डीपीटी डिलेड इम्यूनाइजेशन में मैक्सिमम मैं कब दे सकता हूं, 7 ईयर तक मैं इसको दे सकता हूं। 7 साल तक मैं डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस की इंजेक्शन कॉम्बिनेशन वैक्सीन जो है वो मैं इसकी लगा सकता हूं। तो ये कौन सा होगा, ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन में आता है। ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, जो पेंटावेलेंट लेंगे तो भी कॉम्बिनेशन है और डीपीटी लेंगे तो भी कॉम्बिनेशन वैक्सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये हम वैक्सीन की बात कर रहे थे। वैक्सीन के बाद में जो हमें एक बात करनी थी, वो हमें क्या बात करनी थी, वो ये बात करनी थी
कि ओके, तो वैक्सीन के बाद में जो मुझे बात करनी थी वो क्या करनी थी बच्चों, कि डिप्थीरिया टोक्सोइड जो है इसका अमाउंट पर डोज, देखिए अब मुझे क्या बात करनी, उसके अंदर डिप्थीरिया डीपीटी के अंदर क्या क्या आपके कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलते हैं। डिप्थीरिया टोक्सोइड जो है मुझे 25 LF है, ये LF यानी लिमिट ऑफ फ्लोक्यूलेशन, क्या है ये यूनिट आती है जो वैक्सीन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको मेजर करने के काम आती है, LF बोलते हैं, लिमिट ऑफ फ्लोक्यूलेशन। डिप्थीरिया के अंदर जो होगा वो 25 LF होता है। टिटेनस टोक्सोइड के अंदर 5 LF आपको देखने को मिलेगा। और पर्टुसिस किल्ड ए सेलुलर, ये जो हम लिखते हैं ना DP और A और T या फिर D छोटा a PT लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ए सेलुलर होता है। यानी देखिए डीपीटी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डीपीटी में अगर बच्चों दो नाम देखिए DAPT या DWPT, तो इसका अंतर क्या, इसका मतलब क्या होता है कि डिप्थीरिया, ए सेलुलर पर्टुसिस और टिटनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सेलुलर पर्टुसिस, ए सेलुलर पर्टुसिस। और DWPT का मतलब क्या हुआ कि डिप्थीरिया होल सेल पर्टुसिस। तो DAPT लिखा मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, डीपीटी का ए सेलुलर स्टेन जो आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए पर्टुसिस के साथ में जो है वो 20,000 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए दो चीजें होती है इसमें, अब देखिए डीपीटी के वैक्सीन में दो चीजें होगी, एक होगा बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और कुछ जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड। ये जो है वो ये जो क्या है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जो डीपीटी के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्या चीज है बच्चों, ये उसका क्या है, एडजुवेंट है। क्या है, एडजुवेंट हम यूज कर रहे हैं। और एडजुवेंट किस चीज के लिए हम इंक्रीज करते हैं या किस चीज के लिए वैक्सीन के अंदर डालते हैं एडजुवेंट, तो ये क्या करता है बच्चों, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। और दूसरा जो कंपोनेंट जो इसके अंदर है वो क्या कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है, थियोमर्सल आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो थियोमर्सल है, ये जो थियोमर्सल आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, इसका प्रिजर्वेटिव है। क्या बच्चों, प्रिजर्वेटिव है। और ये जो प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, इसकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज करना। किसकी, डीपीटी की वैक्सीन, तीन भाई एक वैक्सीन एक वायल के अंदर अगर रह रहे हैं, तो अगर इनके तीनों दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है तो ये क्या हो जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे। तो ये जो टूट के बिखरने से बचाने के लिए थियोमर्सल नाम की एक लड़की रहती है, और ये जो लड़की है वो इन तीनों के बीच में रहती है, तीनों के साथ में रहती है, तो तीनों की सेवाएं करती है। तो इनका जो बंधन है वो टूटता नहीं है, वो आगे तक बंधन जो है वो चलता रहता है। तो इसलिए थियोमर्सल जो क्या है, इसका एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम लिया जाता है। तो हमने जो पढ़ा वो हमने मम्स और पर्टुसिस के बारे में पढ़ा। ये कहानी जो थी आप PNC नर्सिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अगर इससे सवाल अगर आपके पूछे जाएंगे तो मुझे 100% भरोसा है, पूरा भरोसा है कि इन सारे जितने भी क्लास हमने देखी है इनमें से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप तक कुछ अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, आपको लगता है कि यार कुछ एक चीज तो नई सीखने को मिली, तो आप अपना कमेंट में रिव्यू जरूर दीजिए। हमारे लिए जो मोटिवेशन है वो यही मोटिवेशन है। और शेयर करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।